गुड मॉर्निंग डिजिटल गुरुकुल के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एकांश लेकर आया 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू क्वेश्चन जो एडिटोरिया बुक का सेट प्रैक्टिस नंबर 5 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट प्रैक्टिस नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल डिजिटल गुरुकुल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1885। चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? अत्यधिक लवणता के कारण या अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक उष्णता के कारण या गहरी घाटी के कारण? तो हमारा जवाब हो जाएगा अत्यधिक उष्णता के कारण। मृत घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। ये दुनिया का सबसे हॉटेस्ट प्लेस है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पॉइंट 1 देखते हैं। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। पॉइंट नंबर सेकेंड, प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है। नहीं, ये गलत हो गया। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर। जो नदी के किनारे जो मिट्टी होता है उसे हम खादर बोलते हैं और जो नदी से कुछ दूर होता है उसे बांगर कहते हैं। क्यों? क्योंकि नदी के किनारे वाला मिट्टी हर साल बाढ़ के दौरान उसकी मिट्टी चेंज होती है तो उसकी फर्टिलिटी बरकरार रहती है। तो जो नदी के किनारे और नई नई जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? खादर, पुरानी को बांगर। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन थर्ड भी सही है। पॉइंट फर्स्ट भी सही है और पॉइंट थर्ड भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, क्या होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो वैसी स्थिति को क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रहण। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। चंद्र ग्रहण किस कंडीशन में होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी 5 का आंसर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल सही है। डोबर जल संधि, डोबर जल डमरू, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर। मलक्का जल संधि, अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर। डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर। ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। डेविस जल संधि का संबंध किससे है? ग्रीनलैंड जो द्वीप है, कहाँ है ग्रीनलैंड? डेनमार्क। और बेफिन का खाड़ी कहाँ है? कनाडा। वो दूसरे जो दोनों द्वीप को सेपरेट करता है डेविस जल संधि, यानी ग्रीनलैंड द्वीप को और कनाडा में स्थित डेविस द्वीप को अलग करता है डेविस जल संधि। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ओलिव रिडले कछुआ की एक प्रजाति है। ओलिव रिडले कछुआ की एक प्रजाति है। वो कौन सा स्थल पर पाया जाता है? भीतरकणिका, सुल्तानपुर, सिंपलीपाल और पेरियार। तो भीतरकणिका पाया जाता है आपको। ओलिव रिडले कछुआ कहाँ पाया जाता है? भीतरकणिका नेशनल पार्क में। ये कहाँ है? उड़ीसा में है। आइए क्वेश्चन 8 देखते हैं। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमेजन वर्षा वन को। अमेजन वर्षा वन को वाले क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पर्वत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन ओजोन पर्वत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये चारों है जो ओजोन परत को हमारा डिके करता है, उसे क्षति पहुंचाता है। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा कौन है? हाइड्रोजन नहीं है, सॉरी। ये जो तीनों है इसमें सबसे अधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का रोल क्या है? ओजोन परत जो है सूर्य के रोशनी के साथ, सूर्य की विकिरण के साथ एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है जिसे कैंसर, स्किन कैंसर
ओजोन परत जो ये पृथ्वी का जो सूर्य का रेडिएशन होता है उसको वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने से रोकता है। अगर वो आएगा तो क्या होगा, हमें स्किन कैंसर होने की संभावना है, यानी स्किन कैंसर से हमें बचाता है ओजोन परत। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को कौन पारित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब होता है इकोसिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा? एजी टांसले, यानी ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन सी है? इन चारों नदी में कौन सी जो नदी है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका ऑप्शन है नर्मदा, माही, ताप्ती या महानदी। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3, यानी नर्मदा नदी, माही नदी और ताप्ती नदी। एक याद कर सकते हैं नर्मदा, नर्मदा माता का एक बहन है कौन? नर्मदा। तो ऐसे याद कर सकते हैं नर्मदा, न से नर्मदा, म से माही, त से ताप्ती नदी। ट्रिक के तौर पर हम ऐसे याद कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? बताइए 12 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उदासीनीकरण। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? 13 का आंसर होगा अवक्षेपण। ऑक्सीकरण है कौन कौन? तो दहन, भोजन का पचना और श्वसन, लेकिन अवक्षेपण नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा या कॉपर? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है? अगर आप घरेलू चीजों में देखेंगे तो पेंसिल का जो नोक होता है वो ग्रेफाइट का बनता है। वो कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, हीरा भी कार्बन का एलोट्रोप्स है। तो ग्रेफाइट क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? प्रोपीन का है, एथिलीन, एसिटिलीन या आइसोप्रीन? तो हमारा आंसर हो जाएगा रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु यानी रियल ऑब्जेक्ट का हमेशा सीधा प्रतिबिंब यानी इरेक्ट इमेज बनाने वाला दर्पण कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 का, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समतल व उत्तल दर्पण, प्लेन मिरर या कन्वेक्स मिरर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? 17 का आंसर क्या होगा? विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? यानी मिक्सचर जो भी है उसको सेपरेट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास विधि है? तो रवाकरण, आसवन, निस्यंदन या ऊर्ध्वपातन? तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी, रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ऊर्ध्वपातन, ये चारों जो प्रोसेस है किसी मिक्सचर को अलग करता है, सेपरेट करता है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावित होता है? 19 का आंसर क्या होगा? 19 का आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो हार्मोन्स है हमारी महिलाओं द्वारा, लेडीज के द्वारा रिलीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 का आप बताइए किसके साथ कौन कौन मैच करेगा? टोकोफेरोल, अगर ये विटामिन नहीं रहे तो हमारे बॉडी में क्या इफेक्ट आ सकता है? तो टोकोफेरोल, इसका क्या होगा आंसर? ये किसके साथ जाएगा बताइए? ये जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, यानी जनन क्षमता की कमी। अगर आपके शरीर में टोकोफेरोल विटामिन की कमी होगी तो जनन क्षमता की कमी होगी, यानी महिलाओं को उसके बच्चा होने में समस्या आएगी। नेप्थोक्विनोन, बी किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अत्यधिक रक्तस्राव होगा। अगर नेप्थोक्विनोन विटामिन आपके बॉडी में कम होगा या नहीं रहेगा तो अगर आपको चोट लग जाएगा तो ब्लड क्या होगा? जल्दी से जम नहीं पाएगा उस सरफेस पे और ब्लड का सर्कुलेशन जारी रहेगा।
थाइमिन, थाइमिन क्या होगा? थाइमिन से होता है बेरी बेरी, यानी अगर थाइमिन की कमी होगा तो आपको बेरी बेरी नामक बीमारी होगा। थाइमिन का मतलब B1, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? B1 की कमी से होता है। ऑप्शन देखते हैं डी, साइनिकोबाल्मिन, इसमें क्या होगा आंसर? तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, इसका हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन किसके साथ जाएगा? बी के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कुटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुरुद्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद, यानी सीडोपोडियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? अर्ग, जूल, जूल पर सेकेंड, न्यूटन पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पॉइंट 1, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रिट जारी करता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। क्यों? उच्चतम न्यायालय भी 5 प्रकार का रिट जारी करता है और उच्च न्यायालय भी 5 प्रकार का रिट जारी करता है। अब पॉइंट नंबर 2, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। बताइए क्या दोनों पॉइंट सही है? हाँ, तो पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 बी। 25 क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? बताइए 25 का आंसर क्या होगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। किस समिति? सरदार स्वर्ण समिति। इसके लिए मौलिक कर्तव्य। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने जाने का सुझाव दिया था। बताइए 25 का क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 सही है क्या? हाँ, पॉइंट नंबर 2 भी सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का क्या दिया था? सुझाव दिया था, यानी ये भी सही है। पॉइंट 1 भी सही है, पॉइंट 2 भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। हाँ, ये भी सही है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया, नहीं, ये गलत हो गया। वर्तमान में कितना है? 11 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में समाहित है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? बताइए क्या आंसर होगा? पॉइंट 1 देखते हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया, तो ये भी सही है। यानी हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी तीनों सही है। ये पॉइंट नंबर 3 बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? बताइए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय किसे दिया गया? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन है R.K. सेट्टी, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार वल्लभ भाई। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जॉन मथाई। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा नहीं है? आइए पहला पॉइंट देखते हैं। कुटीर उद्योगों का विकास, बिल्कुल सही है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, नहीं, ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेगा, यानी ऑप्शन ए, बी और डी सही है और ऑप्शन सी गलत है। और इसमें कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन सी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। लॉर्ड डलहौजी जो था वो हड़प की नीति का सिद्धांत या व्यक्तिगत सिद्धांत से
कौन सा राज्य को अपने में शामिल नहीं किया था? सतारा, बघाट, अवध या झांसी? तो इसका आंसर हो जाएगा अवध। सतारा, बघाट, झांसी को व्यपगत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के सिद्धांत से अपने राज्यों में शामिल किया गया था। और अवध को कैसे मिलाया था? मतलब कुशासन की कमी यानी प्रशासनिक जो ढांचा था वो कमजोर था, उस बेसिस पे अवध को मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? बहुत VVI क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? 30 का आंसर होगा 1930 में। 30 का आंसर क्या होगा? 1930। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था 1930 में। नंबर 31 देखते हैं। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारा आंसर होगा 31 का ऑप्शन बी, NG रंगा। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? NG रंगा। इंडियन मिरर क्वेश्चन नंबर 32। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इंडियन मिरर समाचार का संपादक करता कौन था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ये भी VVI क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार कर दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन के द्वारा पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर सी, 1909 लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 34। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो हमारा आंसर क्या होगा? 34 का बताइए आप लोग, कौन सा होगा? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा संदर्भ, कौन सा पॉइंट सही नहीं है, बताइए। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, बिल्कुल सही है। जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके लिए एक समिति बना था, उसका नाम क्या था? हंटर समिति। सैफुद्दीन किचले और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया, ये भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, बिल्कुल गलत है। गांधी जी ने कब किया था? चंपारण सत्याग्रह। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता काल, रिंग वैदिक सभ्यता काल, उत्तर वैदिक काल या महाजनपद काल? तो हमारा आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता काल। चलिए क्वेश्चन 37 की ओर चलते हैं। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? अशोक, कनिष्क, हर्ष या समुद्रगुप्त? बताइए कौन शासक था जो शिलादित्य की उपाधि धारण किया था? तो उसका जवाब हो जाएगा 37 का ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 38 का आंसर होगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर कहाँ है? बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल। ये पाल वंश का संस्थापक था, पाल वंश का एक राजा था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। क्वेश्चन 40 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार जो था उसका एक चिकित्सक था, उस दौरान उसे राजवैद्य बोलते थे हम लोग। तो कौन था? बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने पर अपने एक राजवैद्य को भेजा था जिसका नाम था जीवक। चलिए क्वेश्चन 41 की ओर चलते हैं। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? बताइए इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत में आया था?
तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। इब्न बतूता का संबंध किस शासक से है? मोहम्मद बिन तुगलक से। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन या ताम्र युगीन? तो 42 का आंसर हो जाएगा हमारा बी कांस्य युगीन, ब्रॉन्ज युग जिसे हम बोलते हैं। तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित की गई थी? तारिक ए मुबारक शाही किताब का रचनाकार कौन था? बताइए 43 का आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन सी याहा बिन अहमद सरहिंदी। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो। 44 का आंसर क्या होगा? लॉर्ड लिनलिथगो। चलिए क्वेश्चन 45 देखते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए जानवरों एवं पौधों की संरचना, मानव अंगों के क्रियाकलाप, पशुओं का व्यवहार, कोशिकाओं और ऊतकों का। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जानवरों और पौधे की संरचना का अध्ययन हम एनाटॉमी में करते हैं। आइए 46 देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त, बाह्य अनुदान या विदेशी निवासियों की आय। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में विदेशी निवासियों को आय को शामिल नहीं किया गया है। तो किसको किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन ए, बी और सी तीनों को किया गया है। निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त और बाह्य अनुदान। चलिए 47 क्वेश्चन देख। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री या खरीद को क्या कहा जाता है? बताइए 47 का आंसर क्या होगा? बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्ड की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुली बाजार नीति। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो 40 आंसर क्या होगा? 48 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है। बाकी ऑप्शन ए, बी और सी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस तीनों को जारी किया जाता है। भारतीय आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1982, 1972, 1992 या 1988? तो हमारा आंसर होगा 49 का ए 1982। एग्जिम बैंक यानी भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आईएमएफ। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा जारी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अगर आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, जो हमारे कुछ पॉइंट है जीके का उसको देखते हैं, उसे याद करते हैं। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मदत्त को आंसर हो जाएगा। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्यों को मगध में मिलाया था? ब्रह्मदत्त को हराकर। इसने मगध की राजधानी कहाँ बनाया था? राजगृह में बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था? राजवैद्य जीवक को भेजा था। इसकी हत्या इसका पुत्र कौन किया था? अजात शत्रु। बिंबिसार का हत्या कौन किया था? अजात शत्रु ने किया था। अजात शत्रु का एक उपनाम दिया गया था, उसका क्या नाम था? कुणिक। अजात शत्रु को कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजात शत्रु कितने वर्ष तक शासन किया मगध पर? 32 वर्षों तक। अजात शत्रु की हत्या उसका पुत्र कौन किया? उदयन किया था। उदयन ने पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र की स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ स्थापित किया? वैशाली। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की।
कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म अनुयायी बना। बिंबिसार शुरू में किसका अनुयायी था? जैन धर्म को फॉलो करता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अनुयायी बन गया, यानी उसका फॉलोअर बन गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। किसी भी वंश का पहला या आखिरी उसका राजा को पूछता है। पहला या उसका संस्थापक पूछेगा या उस वंश का सबसे अंतिम राजा को पूछता है कौन है। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और कुछ जीके हम लोग देखें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।